मतलब ये मेरी जगह है, मैं हो सकती हूँ, कर सकती हूँ, राहुल। मैं ऑनलाइन नहीं आई नहीं ना। चलना तुमने सीन बताएगा मेरे जब आपके पास है ट्राई करके आइए वो क्या कहती है सारा दिन या फिर मेरा ही मेरा क्या क्या करना है कल आज भी मेरे से क्या है ऑफिस में आपके पास दिल्ली को करता हूं या सो टाइम है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे शॉक से। ठीक है, शॉक एंड इट्स मैनेजमेंट, यूनिट 3 का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई इशू तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह शॉक से स्टार्ट करेंगे। शॉक के आज के हमारे ऑब्जेक्टिव जो है, हमने शॉक को डिफाइन करना है कि शॉक जो है वो क्या है। लेवल्स रिपीट कर लूं? ओके, लास्ट लेक्चर में इरम का एक क्वेश्चन है लेवल्स। ठीक है, हमारे पास आईसीयूज के 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स के आईसीयूज हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब लेवल 1 के आईसीयू के अंदर, जिस तरह हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल यूनिट या सर्जिकल यूनिट के अंदर एचडीयू है, ठीक है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है, एचडीयू बेसिकली जो है ये लेवल 1 आईसीयू है। उसमें हम पेशेंट को रिसिसिटेट करते हैं, लेकिन उसमें हम पेशेंट को जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देते हैं या पेशेंट को जो हम वेंटिलेटरी या ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, वो हम
24 आवर से कम टाइम के लिए देते हैं, मतलब उसका टाइम लिमिट जो हमारे पास एचडीयू के अंदर है ऑक्सीजन सप्लीमेंट की, वो 24 आवर है। ठीक है, उसमें हम 24 आवर तक, अगर पेशेंट को जरूरत है सिर्फ 24 आवर तक ऑक्सीजन देने की, ऑक्सीजन की इवेंट की जरूरत है, जो भी है, ठीक है, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ एचडीयू में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को हम 24 आवर्स के लिए रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इधर काफी देर तक पेशेंट रहता है, लेकिन मेनली जो रूल्स है, अगर पेशेंट को 24 आवर के लिए विजिलेंट केयर की जरूरत है तो हम उसे एचडीयू में रखते हैं और उसे हम लेवल 1 आईसीयू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 आईसीयू जो है ये जितने भी जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी आईसीयू जो है वो लेवल 2 आईसीयू होती है, जिसके अंदर एक रेजिडेंट डॉक्टर, रेजिडेंट एक नर्स और फिजिशियन, ये लोग जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो लेवल 3 आती है ना, लेवल 3 के अंदर जो है वो जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है ना, जिनको हम रेफरल हॉस्पिटल्स कहते हैं, जिस तरह शालामार हो गया, जिस तरह ये मियो हॉस्पिटल है, ठीक है, सीएमएच हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, ठीक है, इनकी आईसीयू के अंदर आपको ए टू जी सारा केयर मिलेगा। उनकी लेबोरेटरी, उनकी रेडियोलॉजी, डॉक्टर्स, हर एक चीज, फिजियोथेरेपी, हर एक बंदा जो है वो वहां पे आके पेशेंट को एंटरटेन करेगा, पेशेंट को केयर देगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लेवल 3 आईसीयू। लेवल 3 आईसीयू को हम रेफरल आईसीयू या रेफरल हॉस्पिटल्स आईसीयू कहते हैं। अब समझ आ गई आपको? लेवल 1 आईसीयू वो आईसीयू है जिसमें हम 24 आवर्स के लिए केयर देते हैं, 24 आवर्स के लिए पेशेंट को रिसिस्टेट करते हैं। ठीक है, इसको लेवल 1 आईसीयू कहते हैं, जिस तरह हमारी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स है। आवाज नहीं आ रही? किस किस को आवाज नहीं आ रही? ठीक है, जिस चीज को आवाज नहीं आ रही ना, वो लोग अपना नेट चेक कर ले। ठीक है, अपना नेट चेक कर ले या अपनी जगह चेंज कर ले। ठीक है, क्वेश्चन किसने किया था? इरम, इरम ने क्वेश्चन किया था लेवल्स, आईसीयूज की लेवल्स। इरम समझ आ गई अब? लेवल 1 में हम 24 आवर्स के लिए पेशेंट को रिसिस्टेट करते हैं। लेवल 2 के अंदर जो है ये जनरल हॉस्पिटल्स की आईसीयू आती है, जिसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर और सारे लोग जो है वो मौजूद होते हैं। और लेवल 3 के अंदर जो है वो रेफरल हॉस्पिटल्स की आईसीयू आती है, जिसमें ए टू जी सारा केयर मिलता है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओके। आज हम शॉक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि शॉक है क्या। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो शॉक को किस तरह रिस्पॉन्स करती है, हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास शॉक का पेशेंट आता है तो उनमें कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, उनकी साइन सिम्टम्स क्या होंगे, और हमने उसको मैनेज कैसे करना है डिफरेंट स्टेजेस में, क्योंकि शॉक के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और हर शॉक स्टेज का मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखना है कि शॉक के साथ जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें उसको ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट क्या है, जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है, और शॉक के कौन कौन से टाइप्स है और कितने टाइप्स है,
किसी को भी आवाज नहीं आ रही? ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके बाद हमने देखना है शॉक के डिफरेंट टाइप्स को। हाइपोलीमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक। हर एक को हमने सेपरेटली पढ़ना है। हर एक का हमने पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट सब कुछ अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हमने पढ़ना है वो है मोड्स, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ठीक है। तो लास्ट पे हमने मोड्स पढ़ना है। लाउड आवाज आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब शॉक क्या है? शॉक is a clinical condition that results in cellular hypoperfusion, are often referred to as shock state, which result in inadequacy to deliver oxygen and nutrient to support vital organ and cellular function, ठीक है। अब शॉक क्या है? शॉक जो है वो जब भी सेलुलर हाइपोपरफ्यूजन होती है, ठीक है, जब भी सेल जो है वो हाइपोपरफ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम शॉक कहते हैं, शॉक की कंडीशन में चला जाता है। अब जब हाइपोपरफ्यूजन होते हैं तो हाइपोपरफ्यूजन की वजह से वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो सेल्स जो है वो अपने फंक्शन जो है वो सेल्स जो है वो डिस्फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स की फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? शॉक। शॉक क्या है? दोबारा सुन लो। जब भी सेलुलर हाइपोपरफ्यूजन होती है, सेल्स जो है वो हाइपोपरफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सेलुलर जो है वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं शॉक। शॉक की समझ आ गई? शॉक क्या है? हाइपोपरफ्यूजन की वजह से जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है वाइटल ऑर्गन्स को, तो उनके फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तब हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो शॉक कंडीशन में है, ठीक है। अब शॉक की पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं तो शॉक स्टार्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेलियर होता है तो उसे हम शॉक कहते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? एक हार्ट है और एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ब्लड वेसल और इन दोनों का जो कनेक्शन है या ये दोनों जो फंक्शन करते हैं वो क्या है, किस चीज के ऊपर करते हैं? ब्लड के ऊपर करते हैं। तो मेन तीन चीजें आती है, या तो ब्लड में इशू होगा, या हार्ट में इशू होगा, या ब्लड वेसल्स में इशू होगा, ठीक है। अब इशू क्या हो सकता है? ब्लड के अंदर क्या इशू आ सकता है? ब्लड का वॉल्यूम ठीक नहीं है, वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, दो चीजें आ गई, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या इशू आ सकता है? हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। वेसल्स के अंदर कौन सा क्या प्रॉब्लम आ सकता है? वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यहां पे हमने क्या कहा कि कार्डियोवैस्कुलर फेलियर की वजह से जो है वो शॉक स्टार्ट होता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आप लोगों ने देखना है, उसके अंदर क्या क्या है? एक उसके अंदर हार्ट है, ब्लड वेसल्स और ब्लड है। इन तीन चीजों में से किसी एक में जो है वो इश्यू आएगा, या तो हार्ट में इश्यू है, या ब्लड में इश्यू है, और या वेसल्स में इश्यू है, ठीक है। तो ब्लड में क्या इश्यू आ सकता है? या तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, या फ्लो में चेंजेस आ गई। हार्ट में क्या इश्यू है? कंडक्टिविटी सही नहीं हो रही, और वेसल्स में जो है वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू शॉक। जब शॉक स्टार्ट होता है तो बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती है? तो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हाइपोपरफ्यूजन होता है। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से जब हाइपोपरफ्यूजन होगी, इसका मतलब हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनरोबिक सेलुलर रिस्पिरेशन स्टार्ट होगा। एनरोबिक सेलुलर रिस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक
एसिड अकोमुलेशन होती है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होगा। लैक्टिक एसिडोसिस हो गया तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो सेल डेथ की तरफ जो है ये पेशेंट जाएगा, निक्रोसिस होगा और निक्रोसिस के बाद जो है वो प्रोग्रेसिवली जो है वो ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई? आप लोगों ने पैथो में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब भी सेलुलर हाइपोपरफ्यूजन होती है हाइपोक्सिया की वजह से, जब हाइपोक्सिया होगा तो वहां पे एनरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। एनरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के का एंड रिजल्ट जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन है। लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस जो है टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, और वहां पे निक्रोसिस स्टार्ट होके सेल ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी है। अब ब्लड जो है वो विस्कस हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है, इन्फ्लेमेटरी जितने भी वेजोएक्टिव मेडिएटर्स वगैरह है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो कौन मीडिएट करता है, कौन इनिशिएट करता है, वो वेजोएक्टिव मेडिएटर्स करते हैं। वेजोएक्टिव मेडिएटर्स कौन कौन से हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये सारी क्या है? ये वेजोएक्टिव अमाइंस है या वेजोएक्टिव मेडिएटर्स है। ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में फर्स्ट हाइपोपरफ्यूजन, नेक्स्ट जो है वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, ठीक है, और थर्ड जो है वो एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, शॉक के स्टेजेस की तरफ फिर आते हैं। तो शॉक की 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 जो है उसको हम कंपनसेटरी स्टेज कहते हैं या कंपनसेटेड स्टेज कहते हैं, ठीक है, और नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जो स्टेज 2 है उनको हम डीकंपनसेटेड या प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं, और जो स्टेज 3 है ना उसको हम इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन रिपीट कर लो। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या है? व्हाट इज हाइपोपरफ्यूजन? व्हाट इज हाइपोपरफ्यूजन? पहले ये बात है, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब ये है कि सेल्स तक ब्लड जो है वो कम पहुंच रहा है, ठीक है, लो ब्लड सर्कुलेशन है। तो हाइपोपरफ्यूजन है, अगर जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में एनरोबिक सेलुलर रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब एनरोबिक सेलुलर रिस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो एनरोबिक सेलुलर रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड है। वहां पे लैक्टिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब बार बार अकोमुलेट, वहां पे लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन होती है, अकोमुलेशन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। लैक्टिक एसिडोसिस द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेस करेगा कहाँ पे? ये सेल जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जाएगा, सेल डेथ की तरफ जाएगा। जब सेल डेथ की तरफ जाएगा, जितनी ज्यादा सेल जो है, जितनी ज्यादा सेल जो है वो निक्रोसिस होगा, जितने ज्यादा सेल्स की निक्रोसिस होगा ना, इतना ही ये ऑर्गन जो है वो डिसफेलियर और डिसफंक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में मैंने ये कहा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये इन्फ्लेमेटरी वेजोएक्टिव अमाइंस या वेजोएक्टिव मीडिएटर्स की वजह से स्टार्ट होता है। अब वेजोएक्टिव अमाइंस या वेजोएक्टिव मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये सारी क्या है? ये वेजोएक्टिव अमाइंस हैं या वेजोएक्टिव मीडिएटर्स हैं। ठीक है,
ओके, अब समझ आ गई? अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके, ठीक है, चलो स्टेजेस की तरफ आती है तो 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो है उनको उसको हम कंपनसेटेड या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं, ठीक है? ये कंपनसेटेड स्टेज है जो हमारी बॉडी उसको खुद कंपनसेट करती है। नेक्स्ट जो है, और ये है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, ठीक है? नेक्स्ट जो स्टेज है उनको हम डीकंपनसेटेड स्टेज कहते हैं। डीकंपनसेटेड क्यों कहते हैं? कि जिसमें इसमें हमारी जितनी भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है ना वो सारे फेल हो जाते हैं और ये प्रोग्रेस करता है, ये प्रोग्रेसिव स्टेज है। और नेक्स्ट जो स्टेज 3 है वो इरिवर्सिबल स्टेज है, ठीक है? जो मोड्स की तरफ चला जाता है, फिर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम की तरफ जाता है। फिर फर्स्ट स्टेज, compensated or non-progressive stage. The body activate compensatory mechanisms in an effort to maintain circulatory volume, blood pressure and cardiac output. कंपनसेटरी स्टेज के अंदर या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर बॉडी जो है हमारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करती है। जब हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो वो मेंटेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट जो है वो रिदम में आता है और कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है। अब बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है या तो सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, एक तो सिंपैथेटिक सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी और नेक्स्ट जो है वो कैटेकोलामिन्स रिलीज हो जाएंगे, फ्लाइट इन फ्लाइट रिस्पॉन्स आएगा। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑन हो गई, कैटेकोलामिन्स रिलीज हो गई, फ्लाइट इन फ्लाइट रिस्पॉन्स आया, ठीक है? तो ब्लड जो है वो जितने भी मेजर ऑर्गन्स है ना, स्किन, किडनी, जीआई ट्रैक, यहाँ से ब्लड शंट हो जाएगा। ब्लड जो है वहां पे ब्लड की सप्लाई वहां पे रुक के ये सारा ब्लड जो है बॉडी कहाँ पे शिफ्ट कर लेगी? ब्रेन के तरफ, हार्ट के तरफ और लंग्स के तरफ, ताकि जल्दी से जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो एडिकेट हो जाए वाइटल ऑर्गन्स में और पेशेंट जो है वो शॉक से कंपनसेट होकर वो आगे प्रोग्रेस ना करे, ठीक है? यहाँ पे देखो अब, वेसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज हार्ट रेट, वेसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज कंट्रक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। 3 चीजें हो रही है यहाँ पे, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई, साथ में हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, साथ में कंट्रक्टिलिटी जो है वो हार्ट की वो इंक्रीज हो गई, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन हो गया, ठीक है? और ये चीजें क्यों हो रही थी? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और कैटेकोलामिन्स जो वो रिलीज हो गए थे, ठीक है? इसी वजह से स्किन, किडनी और जीआई से ब्लड वाइटल ऑर्गन्स की तरफ आ गया और पेशेंट जो है वो फेलियर से बच गया। समझ आ रही है? इस स्लाइड की समझ आई? ठीक है, ओके। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट। स्टेज 1 की मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द शॉक, करेक्टिंग द अंडरलाइन डिसऑर्डर, नॉन स्पेसिफिक मायर्स। मेडिकली हम स्टेज 1 को किस तरह मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले तो आपने कॉज देखना है कि अगर पेशेंट शॉक में गया है तो किस चीज की वजह से गया है।
सबसे पहले आपने कॉज देख के अंडरलाइन कॉज या अंडरलाइन डिसऑर्डर को करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो नॉन स्पेसिफिक मायर्स की तरफ हम आते हैं। नॉन स्पेसिफिक मायर्स में क्या, अगर उसका ब्लड जो है या ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है तो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं या मेडिकेशन थेरेपी देते हैं, ठीक है, ताकि उसका बीपी जो है और टिश्यू परफ्यूजन उनको हम नॉर्मलाइज करें। तो टिश्यू परफ्यूजन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट और मेडिकेशन थेरेपी देनी। तो ये तीन मेन चीजें, ये तीन हमारा मेन फोकस जो होता है वो ब्लड टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करने का होता है या बीपी को मेंटेन करने का होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करें और साथ में सपोर्टिव मेयर्स कर लें। सपोर्टिव मेयर्स में आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है और मेडिकेशन थेरेपी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं नर्सिंग मैनेज की तरफ, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, नर्स ने कैसे मैनेज करना है स्टेज 1 को, तो आपने टिश्यू परफ्यूजन को मॉनिटर करना है। नर्स ने ऑब्जर्व करना है चेंजेस कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट नर्स ने वाइटल साइंस देखनी है। अगर बीपी जो है वो 90 से नीचे आ रही है या पल्स रेट जो है वो 30 से नीचे आ रहा है तो ये खतरे की घंटी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने यूरिनरी आउटपुट देखना है, स्किन का कलर देखना है, लेबोरेटरी वैल्यूज देखने हैं, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड लेवल, बेस डेफिसिट लेवल, ये सारी चीजें आपने देखनी है। कंपनसेटरी स्टेज के अंदर जो है वो सीरम सोडियम या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा होगा, क्यों। कंपनसेटरी स्टेज के अंदर सीरम सोडियम लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज क्यों होगा। शॉर्ट बता दें अगर किसी को पता हो तो। पता है किसी को कि कंपनसेटरी स्टेज के अंदर जो है वो सीरम सोडियम या ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों इंक्रीज होगा। किसी को भी नहीं पता। परफ्यूजन सेल में कम है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम में है। मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ। कंपनसेटरी स्टेज के अंदर सीरम सोडियम और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों ज्यादा हो। सेलुलर हाइपोपरफ्यूजन की वजह से ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर इन सेल्स। चले और किसी की माइंड में अगर कुछ आ रहा हो तो। इसके अलावा क्या हो सकता है, सोचो। क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ गए कि आंसर्स आ गए कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है, कोई कह रहा है परफ्यूजन सेल में कम है, कोई कह रहा है ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है, कोई कह रहा है सेलुलर परफ्यूजन की वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। इसके अलावा अगर किसी को कुछ भी आइडिया हो तो शेयर तो कर ले अपनी आइडियाज। नहीं पता किसी को, ठीक है। लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ऑन हो जाते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स में क्या होता है, कैटेकोलामीन्स रिलीज हो रहे थे, ठीक है। कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं और साथ साथ जो है वो हमारे फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो ऑन हो रहा था।
ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर रेनिन रिलीज होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन रिलीज होती है, ठीक है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ Na विल बी मोर एज कंपेयर टू द ब्लड वॉल्यूम। इस स्लाइड को देखो, ये मैं सोच रहा था कि हमने पढ़ लिया, उधर तो रहने दे। इस स्लाइड को देखो, सिंपैथेटिक सप्लाई ऑन हो गई है, इधर देखिए आप, ठीक है, ये देखिए सिंपैथेटिक सप्लाई ऑन हो गई, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, कार्डियक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कैटेकोलामीन्स रिलीज हो गई। अब कैटेकोलामीन जब रिलीज होते हैं तो साथ साथ कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कैटेकोलामीन और कॉर्टिसोल दोनों रिलीज हो गए, उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो गई। रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है तो सोडियम और वाटर दोनों को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, प्रीलोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर देता है। तो यहां से सोडियम भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, और टिश्यू परफ्यूजन जो है वो रिस्टोर हो गया। अब समझ आ गई? नहीं आई तो दोबारा सुन लो। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर क्या क्या हो रहा था, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर जो है वो रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया, साथ में कैटेकोलामीन्स एक्टिवेट हो गए। कैटेकोलामीन्स के साथ साथ कॉर्टिसोल रिलीज हो गई। कॉर्टिसोल की वजह से जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया। रास सिस्टम की वजह से रास सिस्टम ने क्या करना है, रास सिस्टम ने जो है वो सोडियम और वाटर को, उसने असल में वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन के साथ साथ सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। उसकी वजह से प्रीलोड जो है इंक्रीज हो गया, यूरिनरी आउटपुट उसने डिक्रीज कर दिया। तो इस वजह से कंपनसेटरी स्टेज के अंदर सोडियम का लेवल और ग्लूकोज का लेवल, दोनों का लेवल इंक्रीज हो गया हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से, कैटेकोलामीन और रास सिस्टम की वजह से ये दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब क्लियर है? अब किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या था, नर्स ने क्या क्या करना है, नर्स ने जो है वो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है, वाइटल साइंस देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यूरिनरी आउटपुट, स्किन और लेबोरेटरी वैल्यूज देखने हैं, साथ साथ जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है या प्रिस्क्राइब फ्लूइड्स है वो देने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी है और एंजाइटी को रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। स्टेज 1 के अंदर कोई इशू? स्टेज 1 की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, जब भी कभी पेपर नहीं आई समझ, इरम को समझ नहीं आई, जब भी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, उस चीज को डिफाइन करो, साइन सिम्टम्स देखो, मैकेनिज्म्स देखो, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, सीक्वेंस में आना है। हीमोडायनामिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हीमोडायनामिक्स जो है ना, हीम का मतलब क्या है, ब्लड, ब्लड के डायनामिक्स देखने हैं, आपने ब्लड प्रेशर देखना है, आपने सीवीवी प्रेशर देखना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर देखना है, आर्टीरियल प्रेशर देखना है, ठीक है, पल्मोनरी वेज प्रेशर देखना है। ये सारी चीजें जो है ये हीमोडायनामिक्स के अंदर आती है। ये जो हम चेक करते हैं ना, पल्स वगैरह, ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं, ये हीमोडायनामिक्स है, ठीक है। ब्लड के अंदर हम चेंजेस देखते हैं, तो ब्लड के अंदर चेंजेस आएगी तो पल्स जो है वो आपका, आप पल्स में चेंजेस आएगी, ब्लड प्रेशर में चेंज आएगा,
आर्टलाइन के प्रेशर में भी चेंज आएगा, जिसको आर्टलाइन से भी हम ब्लड प्रेशर ही चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल वीनस प्रेशर वगैरह, जगुलर वेन प्रेशर, ये सारी चीजें जो है ये हीमोडायनामिक्स के अंदर आती है, ये हीमोडायनामिक्स है। इसके अलावा ठीक है, स्टेज 2 की तरफ जाते हैं। अब स्टेज 2 जो है ये क्या है, स्टेज 2 जो है ये डीकंपनसेटेड स्टेज है, या इसको हम प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बिगिन टू फेल, इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी जितनी भी है वो फेल हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एंड सर्कुलेटरी डीअरेंजमेंट बिकम मोर प्रोनाउंस, जो मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट या जो सर्कुलेटरी डीअरेंजमेंट्स थे स्टेज 1 के अंदर, वो ज्यादा प्रोनाउंस हो गए, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, प्रोग्रेस कर लिया उन्होंने। एंड इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज में बिकम फुली एक्टिवेटेड, और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो फुली एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेज 2 के अंदर क्या हुआ, इसको हम डीकंपनसेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म सारी फेल हो जाती है। प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक और सर्कुलेटरी डीअरेंजमेंट जो वो मोर प्रोग्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो फुली एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम देख ले तो इसमें हमने देखना है कि एक एक ऑर्गन या एक एक सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट आएंगे, रिस्पिरेशन जो है वो रैपिड हो जाएगा और शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी। क्रैकल्स आएंगे, लंग्स फील्ड के ऊपर आपको क्रैकल्स मिलेंगे। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी पेशेंट जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स हम देखते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर डिसरिथमियाज आएंगे, इस्कीमिया होगा, हार्ट रेट जो है वो रैपिड हो जाएगा, समटाइम जो है वो 150 से भी एक्सीड करेगा, 150 से भी आगे जाएगा। चेस्ट पेन होगी, ठीक है, पल्स जो है वो वीक हो जाएगा, कि ब्लड हाइपोपरफ्यूजन हो रही है तो पल्स जो है वो वीक हो जाएगा। अच्छा, पल्स वीक का मतलब क्या है, वीक पल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे रेट कितना होगा पल्स का, मुझे ये बताए कोई। ये कह रहा है वीक पल्स, वीक पल्स का क्या मतलब है यहाँ पे। कह रहा है वीक पल्स होगा, पल्स रेट कितना हो सकता है वीक पल्स, वीक पल्स का मतलब क्या है असल में। वेरी गुड, हमजा आप प्रेजेंट हो, ठीक है आपका आंसर बिलो 30, वेरी गुड, वाह जी वाह, लेस देन 30, वेरी गुड, माशाल्लाह, मुबशरा भी कह रही है लेस देन 30, और ठीक है 30 से कम, अच्छा लेस देन 50, ओके। किरण 40 to 50, अच्छा और मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। इसके अलावा अच्छा देखो, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि वीक पल्स में पल्स रेट कम होगा, पल्स रेट क्यों कम होगा, फील नहीं होगा इसलिए। वीक पल्स का मतलब ये नहीं है कि पल्स रेट जो है वो कम होगा। ऊपर हमने अभी पढ़ा कि हार्ट रेट इज रैपिड, समटाइम एक्सीडिंग 150। हार्ट हार्ट रेट और पल्स रेट में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। हार्ट रेट जो है वो हार्ट उधर जो है बीट करता है, इधर जो है वो पल्स रेट जो है वो वेव जनरेट होता है, ठीक है।
तो वीक पल्स का मतलब ये नहीं है कि हार्ट पल्स रेट जो वो डिक्रीज होगा, पल्स रेट जो वो रैपिड होगा, पल्स रेट जो है वो 150 से ऊपर होगा। ऊपर उसने कहा नहीं है कि पल्स रेट ज्यादा होगा, हार्ट रेट इज रैपिड। तो हार्ट रेट और पल्स रेट में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है। हार्ट रेट की वजह से जो है वो पल्स जो है वो जनरेट होता है, पल्स का वेव जनरेट होता है। तो हार्ट रेट जो है वो रैपिड होगा, तो इसका मतलब पल्स जो है वो रैपिड होगा, लेकिन वीक का मतलब है कि इजिली फील नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग पल्स नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़नी है फील करने में, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम की वजह से वो जो वेव बन रहा है ना, वो कम बनेगा, लेस पल्स नहीं होगा। पल्स, वेरी गुड, अच्छा। पल्स प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर जो वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान के फर्क को से पल्स प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? तो पल्स प्रेशर नहीं है। देखो अब, वीक पल्स का मतलब है वीक पल्स। वीक पल्स मीन कि पल्स का स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है? वीक पल्स का ये मतलब नहीं है कि रेट जो है वो कम होगा, ये चीज हमेशा याद रखिए। वीक पल्स का मतलब है पल्स का स्ट्रेंथ कम है, रेट का वीक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ओके। प्रेशर exerted by blood is known as blood pressure, not pulse pressure, ओके? ठीक है, ओके। चले, तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर जो है वो डिसरिथमियाज होंगे, इस्कीमिया आएगा, ठीक है? उसके अलावा हार्ट रेट जो वो रैपिड होगा, इतना रैपिड कि 150 तक जो है वो हार्ट रेट जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो है वो चेस्ट पेन और वीक पल्स का मतलब ये है कि आप जब पल्स फील करोगे तो बहुत मुश्किल से फील होगा, ठीक है? और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल न्यूरो सिस्टम या नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, एजिटेशन होगा और कंफ्यूजन होगी। सबसीक्वेंटली और क्या होगा? लेथार्जी, थकावट होगी, ठीक है? और पेशेंट जो है ना वो कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस करेगा, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो डेजीनेस, लाइट हेडेडनेस और फेंटनेस होगी, ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रिनल इफेक्ट की तरफ आती है। तो रिनल के ऊपर या रिनल सिस्टम के ऊपर जो है आपका एक्यूट रिनल फेलियर की तरफ जाता है पेशेंट, ठीक है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्रेटिनिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा,
यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा मुबशरा। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस एंड फेंटनेस। डिजीनेस की तो समझ आ रही है। मैंने बहुत ज्यादा लिख लिया लाइट हेडेडनेस। लाइट हेडेडनेस और फेंटनेस लिखा हुआ है, ठीक है लास्ट लाइन में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जीआई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? जीआई के ऊपर जो है वो स्ट्रेस अल्सर हो सकती है स्टमक के अंदर, और जीआई ब्लीडिंग की चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा कि डिसेमिनेटेड रेट्रोवास्कुलर कोगुलेशन, इकाइमोसिस और पिडेकी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जनरली एंजाइटी में पेशेंट जाएगा, पेशेंट जो है वो एंग्जियस होगा, एजिटेटेड होगा, रेस्टलेसनेस होगी, ब्लूइश लिप्स जो है वो ब्लूइश हो जाएंगी, फिंगर नेल्स जो है वो ब्लूइश हो जाएंगी। इसके अलावा डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फेंटनेस, पेल, कूल, क्लेमी स्किन, प्रोफ्यूज जो है वो स्वेटिंग होगी, स्किन जो है वो मॉइस्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये स्टेज 2 की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? चले, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो डिपेंड करता है कि शॉक कौन सा है, कार्डियोजेनिक है, हाइपोलीमिक है, सेप्टिक है कि क्या है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से हमने ट्रीट करना है। इसके अलावा हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करना है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। हार्ट की पंपिंग एक्शन को सपोर्ट करना है, एंट्रल न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं, एग्रेसिव हाइपरग्लाइसीमिक कंट्रोल विद आईवी इंसुलिन। अब इंट्रल न्यूट्रिशन सपोर्ट जब भी हम देते हैं, साथ साथ जो है वो हम आईवी इंसुलिन भी कभी कभार देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो हाइपरग्लाइसीमिक जो है वो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकता है, ठीक है। पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकता है, इस वजह से हमने इंसुलिन भी साथ साथ देने हैं ताकि उस हाइपरग्लाइसीमिक एग्रेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। उसके अलावा एंटासिड्स दे सकते हैं, हिस्टामीन H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंटीपेप्टिक एजेंट्स देते हैं ताकि जीआई की ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो कम हो। सर स्टेज में सीरम सोडियम और ग्लूकोज इंक्रीज नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज में इसलिए इंक्रीज होता है कि वहां पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपकी फेल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इतना इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकता है क्योंकि वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से इंक्रीज हो रहा था ना। यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे ग्लूकोज जो इंक्रीज हो रहा है वो इंटरल न्यूट्रिशन सपोर्ट की वजह से हो रहा है। जब भी आप इंटरल न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल एनजी से जो है वो आप फीड देते हैं, तो उस फीड में जो है वो हाई कैलोरी फीड अक्सर आती है ना। मोस्टली वो तो हेयर फीड जो है वो डिपेंड भी करता है, वो हर एक फीड जो है वो सेम नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से जो है वो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो साथ साथ जो है वो आपने देखना भी है, और अगर हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट जा रहा है तो आपने साथ साथ इंसुलिन भी देना है, ठीक है। स्टॉप हो गया है सब? स्टॉप तो नहीं हुआ। इसके अलावा द पेशेंट शुड नॉट बी वार्म टू क्विकली, ठीक है। वार्म उससे पेशेंट को जो है वो आपने क्विकली वार्म नहीं करना, ब्लैंकेट वार्म ब्लैंकेट नहीं देना, क्योंकि वेसो डायलेशन हो सकती है वार्मिंग की वजह से, और उसकी वजह से सब्सिक्वेंटली बीपी जो और ड्रॉप करेगा। आवाज नहीं आ रही किसी को भी? शहर आप अपना नेट चेक कर लें, ठीक है। ठीक है, तो पेशेंट को आपने क्विकली वार्म नहीं करना, क्योंकि वार्मिंग ब्लैंकेट की वजह से जो है वो अगर पेशेंट वार्म हो गया तो वेसोडाइलेशन होगा, और वेसोडाइलेशन की वजह से बीपी और ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है इसमें। इसके अलावा जो है वो आपने कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, रेस्ट देना है, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे स्टेज 2 जो है वो क्लियर है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। ओके, चलिए।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन है या प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए टाइम हो गया, नेक्स्ट प्रेजेंटर ने जो है वो आना है, नेक्स्ट प्रेजेंटर ने ऑनलाइन होना है तो उसके लिए मुझे ऑफलाइन होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम स्टेज 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो कल भी पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ स्टडी करो, साथ साथ पढ़ा करो, क्योंकि एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, कभी भी जो है वो आप लोगों की डेट शीट आ सकती है। अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस में साथ साथ लगाता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस की टेंशन ना ले, अटेंडेंस में साथ साथ लगा रहा हूँ। नोट्स आज ही ले लें आप लोग, कोई इशू नहीं है, नोट्स मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों के साथ साथ मैं लगाता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस सबकी हो गई है, लेक्चर अपलोड कर दे, ठीक है, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ओके। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।